हैं आप सब लोग। उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आरंभ करते हैं हमारा कल वाला वही बिंदु, कौन सा? विसर्ग संधि। मित्रों, विसर्ग संधि को हम आरंभ कर चुके थे और इसमें हमने अब तक यह जाना है कि जो विसर्ग संधि होती है इसमें विसर्ग के साथ किसी भी वर्ण का योग हो सकता है। इसकी जो परिभाषा थी विसर्ग संधि की, एक बार मैं उसको वापस से थोड़ा सा प्रकाश में लेना चाहूंगा। विसर्ग संधि में हमने क्या जाना था? विसर्ग संधि में हमने अब तक यही जाना है क्या कि जो विसर्ग होता है उसके बाद किसी भी स्वर या किसी भी व्यंजन का योग होता है दोस्तों। किसी भी स्वर या किसी भी व्यंजन का योग होता है और किसी भी स्वर या व्यंजन के योग से जो बदलाव होता है उसी को विसर्ग संधि कहा जाता है दोस्तों। अब जो स्वर 11 और व्यंजन 33, व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 33 और 11 स्वर, इन 44 कुल 44 वर्णों को, इन कुल 44 वर्णों को हमें विसर्ग के साथ जोड़ना था और इसे हम जोड़ना आरंभ भी कर चुके हैं। हमने इसमें यह जाना है क्या कि जो विसर्ग के साथ 44 वर्ण हैं ये दो प्रकार से योग करते हैं, या मैं कहूं कि इन्हें अध्ययन की सरलता हेतु हम दो भागों में बांटकर जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो भाग हमारे पास आता है कौन सा? एघोष का योग। एक तो कौन सा है दोस्तों? एघोष वर्णों का। और एक योग है दोस्तों कौन सा? सघोष वर्णों का। मेरे कहने का आशय यह है कि विसर्ग के साथ हम 44 वर्णों को अध्ययन की सरलता हेतु दो भागों में बांटकर जोड़ते हैं। एक बार तो विसर्ग के साथ केवल और केवल एघोष वर्णों का योग होगा, एक बार विसर्ग के साथ केवल सघोष वर्णों का योग होगा। अब एघोष के योग में क्या बदलाव हुआ था? कल की अपनी जो कक्षा थी इसमें हमने यह जान लिया है क्या कि एघोष का जब योग होता है तो या तो बनता है तालव्य सकार, या बनता है मूर्धन्य सकार, और या बनता है क्या दोस्तों? दंत्य सकार। वापस से समझना, जो विसर्ग के बाद यदि एघोष वर्ण का योग हुआ, विसर्ग के बाद जो एघोष वर्ण का योग हुआ जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, उसमें हमने ये बहुत अच्छे से जान लिया था क्या कि यदि विसर्ग के साथ एघोष वर्णों का योग होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर तीनों के तीनों ऊष्म शकार यानी कि तीनों के तीनों ऊष्म वर्ण से तालव्य हो या मूर्धन्य या कौन सा? दंत्य, इन तीनों में से कोई भी से आदेश हो जाता है। और इन तीन से वर्णों के आदेश होने की वजह से ही इसे दोस्तों हमने नाम दिया था कौन सा? सत्व विसर्ग संधि। क्या नाम दिया था दोस्तों? इसे नाम दिया था सत्व विसर्ग संधि नाम दिया था मित्रों। क्या नाम दिया था मित्रों? सत्व विसर्ग संधि का नाम हमने दिया था। यह वाली बात हम कर चुके हैं दोस्तों। आज हम योग करेंगे क्या? विसर्ग के साथ सघोष का। आज हमारा जो संधि का प्रकार चलेगा दोस्तों वह क्या चलेगा कि विसर्ग के साथ योग किसका होगा दोस्तों? सघोष वर्णों का होगा। विसर्ग के साथ योग किसका होगा? सघोष वर्णों का होगा। इस विसर्ग के साथ सघोष वर्ण के योग में विसर्ग के स्थान पर क्या क्या विकार होता है, इस विकार की चर्चा आज की कक्षा का मुख्य विषय रहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई मेरे मित्रों? केवल हम पूर्व ज्ञान से जुड़े हैं कि हमने क्या तो पढ़ लिया है और क्या चीज पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं पुनः दोहरान करना चाहूंगा इस बात का कि विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ सभी स्वर और सभी व्यंजन योग करते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ सभी स्वर और सभी व्यंजन योग करते हैं। एक बार हमने इन स्वर और व्यंजनों को एघोष और सघोष में बांटा। दूसरी बात हमने इसमें क्या की कि एक जो सूत्र बना हमारा वह केवल और केवल बना क्या? विसर्ग के साथ एघोष का। और दूसरा सूत्र जो हमारा बना है दोस्तों वह कौन सा है? विसर्ग के साथ सघोष का। अब बात आती है क्या कि जब विसर्ग के साथ एघोष वर्णों का योग हुआ तो कल हमने पढ़ा है तीनों से में कोई भी आदेश हुआ अर्थात उसे सत्व विसर्ग संधि का नाम दिया जा चुका है। अब आज हम पढ़ेंगे कौन सा? विसर्ग के साथ सघोष वर्णों का योग। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विसर्ग के साथ सघोष वर्णों का योग। हाँ बिल्कुल मेरे मित्रों, यह वाली बात हम कर चुके हैं। कल की कक्षा में
हाँ, इसके ठीक पहले की जो कक्षा हो चुकी है दोस्तों, इसमें आप इस चीज का पूरा नियम आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। बहुत उदाहरणों से हम उस बारे में बहुत आराम से चर्चा कर चुके हैं। और जब विसर्ग के साथ एगोस का योग होता है तो हम कुल 5 नियम पढ़ते हैं। विसर्ग के साथ जब एगोस का योग होता है दोस्तों, इसके हम 5 नियम पढ़ चुके हैं। आज हमारा नियम नंबर 6 आरंभ होगा और योग होगा कौन सा? विसर्ग के साथ सहघोष का। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के प्रकरण पे। ध्यान दीजिए, आरंभ करता हूं बिंदु। ध्यान दो, आज का जो आधारित बिंदु रहेगा वह रहेगा क्या? विसर्ग, अर्थात विसर्ग होगा और इस विसर्ग का योग हमें किसके साथ करना है दोस्तों? सहघोष वर्णों के साथ करना है। विसर्ग का योग किसके साथ करना है दोस्तों? सहघोष के साथ करना है। अर्थात प्रथम पद के अंत में विसर्ग जुड़ा हुआ होगा, और उसका योग किससे होगा? सहघोष वर्णों से होगा। किससे होगा दोस्तों? सहघोष वर्णों से होगा। अब सहघोष वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का सहघोष वर्ण बता रहा हूं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात 5 वर्गों के कुल 15 वर्ण तो ये हो चुके हैं। इनके साथ साथ एक वर्ण आता है आपका ये, एक वर्ण है आपका कौन सा? रे, एक वर्ण है दोस्तों क्या? ले, और एक वर्ण है दोस्तों कौन सा? वे, और एक वर्ण है दोस्तों कौन सा? है। ये 5 वर्ण और है व्यंजनों में ही, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? सहघोष वर्ण में गिनते हैं। किस में गिनते हैं दोस्तों? सहघोष वर्ण में गिनते हैं। इनके साथ साथ सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। इनके साथ साथ सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों? सहघोष होते हैं। अर्थात कुल वर्णों की बात की जाए कि सहघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जवाब होगा दोस्तों 31 होती है। कितनी होती है? 31। और यह बात हम बहुत पहले से जान चुके हैं कि विसर्ग से ठीक पहला वर्ण सदैव क्या होता है? स्वर होता है। विसर्ग से ठीक पहला वर्ण दोस्तों क्या होता है? स्वर होता है। तो इस सारे के सारे विस्तार को हम एक छोटे से सूत्र में समाहित करना चाहें तो ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगा? मैं ये कह सकता हूं या नहीं, स्वर अर्थात 11। स्वर कितने हैं कुल? 11। अर्थात हमें 11 स्वरों के साथ क्या लेना है? विसर्ग लेना है। और उसका योग किससे कराना है दोस्तों? सहघोष से कराना है। सहघोष का मतलब 31 वर्णों से करवाना है। तो ये लीजिए 31 वर्ण हो गए। अर्थात आज का हमारा जो मुख्य बेस बिंदु जो रहेगा, मुख्य बेस टॉपिक जो रहेगा वह कौन सा होगा? कि 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा, 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और उसका योग हमें किसके साथ करना है दोस्तों? उसका योग हमें किसके साथ करना है? 31 वर्णों के साथ करना है। अब कौन कौन से वर्ण के साथ क्या क्या बदलाव होते हैं उन पे हम आज चर्चा आरंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस संपूर्ण प्रकरण से संबंधित हमारे 4 नियम आते हैं दोस्तों। कितने नियम आते हैं? 4 नियम आते हैं। उन चारों नियमों की हम चर्चा करेंगे। विसर्ग का योग यदि एघोष वर्णों से होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर तीनों में से कोई भी एक शय बनाना है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। लेकिन विसर्ग के साथ यदि सहघोष का योग हो, लेकिन विसर्ग के साथ यदि सघोष का योग होता है, लेकिन विसर्ग के साथ यदि सहघोष वर्णों का योग होता है दोस्तों, तो इस प्रकार के योग को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। देखिए, एक तो होगा आपका विसर्ग से पहले ए होगा और उसका योग सहघोष से करेंगे, और एक होगा ए के अलावा स्वर और उसका योग सहघोष से करेंगे। ये दोनों चीजें समझना दोस्तों, ये 2 स्थितियां अलग अलग आ गई हैं हमारे पास। पहली स्थिति क्या आ रही है? विसर्ग के साथ केवल एघोष का योग। दूसरी स्थिति क्या आ गई? विसर्ग के साथ सहघोष का योग। विसर्ग के साथ किसका योग है दोस्तों? सहघोष का योग है। तो जो ये विसर्ग के साथ सहघोष का योग है दोस्तों, इसमें ध्यान देना, विसर्ग से पहले केवल एक स्वर जुड़ा हुआ है मित्रों। विसर्ग से पहले केवल कितना जुड़ा हुआ है? एक ही स्वर जुड़ा हुआ है, और वह स्वर कौन सा है? ए।
यहाँ पर देखिए विसर्ग से ठीक पहले ए के अलावा है, अर्थात यहाँ पर कितने आ गए 10 और यहाँ पर कितना आया स्वर 1। तो बताइए दोस्तों विसर्ग से पहले कितने हो गए 11, विसर्ग से पहले कितने हो गए 11 हो गए हैं, और विसर्ग के बाद में कितने हैं सहघोष, सहघोष अर्थात यहाँ भी 31 हो गए और यहाँ भी 31 हो गए। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि विसर्ग से पहले तो 11 हैं, उसके साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और बाद में कितने जोड़ने हैं अपने को 31 जोड़ने हैं। जो आज का हमारा मुख्य बिंदु था यह सूत्र यहाँ से आरंभ होता है दोस्तों। अब विसर्ग के साथ जो 31 वर्ण मैं जोड़ना चाह रहा हूं इसको मैंने मूल व्याकरण में केवल कितने भागों में बांटा है मित्रों, 2 भागों में। एक तो कौन सा, ए के साथ विसर्ग होगा और उसका योग सहघोष वर्णों से होगा। अब आप कहोगे सर केवल एक के साथ ही जोड़ा है, बचे हुए 10 का क्या हुआ, बचे हुए 10 का क्या हुआ दोस्तों। तो ध्यान देना बचे हुए 10 मैंने यहाँ लिख दिए कि ए के अलावा कोई स्वर हो, तो अर्थात ए के अलावा मतलब कितने बच गए 10, और यहाँ पर कितना है केवल एक, तो 10 और 1 11 स्वर हो चुके हैं और उसका योग विसर्ग से होता है। मूल भाषा की बात बता रहा हूं, संस्कृत व्याकरण की बात बता रहा हूं। क्या मूल भाषा में केवल इतना सा कहा गया है कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग किसी सहघोष वर्ण से होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का हमें ऊ बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, ऊ बना देना है, और इधर क्या बचा पड़ा है ए। जब ए और ऊ जुड़ते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, ओ बनता है। अर्थात ए और विसर्ग के स्थान पर, ए विसर्ग के स्थान पर हमें क्या बना देना है, ओ बना देना है। क्या बना देना है दोस्तों, ओ बना देना है, जिसे कहा जाता है उत्व विसर्ग संधि। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि। अगला नियम क्या है कि यदि ए के अलावा किसी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग सहघोष वर्ण से होता है तो हम इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों रे वर्ण बना देंगे, रेफ वर्ण रे बना देंगे, जिसे हम नाम देंगे क्या, ऋत्व विसर्ग संधि। जिसे हम नाम क्या देंगे दोस्तों, ऋत्व विसर्ग संधि। लेकिन हिंदी व्याकरण में इस नियम को ए के साथ विसर्ग वाले भाग को भी हम 2 भागों में जोड़कर पढ़ते हैं, 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। वो 2 भाग कौन कौन से हैं आज हम चर्चा इन्हीं बिंदुओं पे करने वाले हैं। तो कल की कक्षा में हमारे 5 नियम हो चुके थे, आज के हम नियम नंबर 6 की चर्चा करने वाले हैं मित्रों। बहुत अलग से कहानी बताई है बिल्कुल साथियों, ये सब चीजें इसलिए जानना जरूरी है कि जब तक हमारे मस्तिष्क में इस संधि प्रकरण का पूरा प्रारूप व्यवस्थित स्थिर नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। रटने की प्रवृत्ति को छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बिंदु को समझना आरंभ कर दीजिए। हमें ये चीज समझनी है कि विसर्ग के साथ एगोस जोड़ लिया, अब विसर्ग के साथ सहघोष को जोड़ो, और सहघोष के लिए हमें मोटे मोटे कितने सूत्र मिले, 2। कितने सूत्र मिले हैं, 2। एक में उत्व विसर्ग संधि और एक में ऋत्व विसर्ग संधि। अब जो ये उत्व वाले हैं इसके भी छोटे छोटे 2 नियम बना लेंगे और इस ऋत्व वाले के भी छोटे छोटे 2 नियम बना लेंगे, अर्थात इन दोनों के कितने नियम बनेंगे दोस्तों, 4। तो आज हम पढ़ेंगे 5 के बाद 6 नियम, 7वां, 8वां और 9वां। ये चारों नियम इन दोनों में से निकलेंगे, वो कैसे कैसे होते हैं उस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे मित्रों, आगे बढ़ सकता हूं फिर आगे। ध्यान दें, अब आज का महत्वपूर्ण नियम अब आरंभ होता है मेरे साथियों। क्या नियम नंबर 6 कह सकते हो आप इसे, आप इसे नियम नंबर 6 कह सकते हैं। और जो नियम नंबर 6 है दोस्तों वह क्या है, इसकी मैंने इसकी पूर्व अनुभूति में करवा चुका हूं मित्रों, कल ही क्या करवाई थी, सुनिए बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, विसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, विसर्ग जुड़ा हुआ है, और उसका योग एक के अलावा स्वर से हो, एक के अलावा स्वर से हो। ध्यान से समझना मित्रों, बहुत अलग चीज बता रहा हूं, ये एक के अलावा स्वर से हो। नियम क्या है सुनिए, यदि एक के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग एक के अलावा स्वर से हो, एक के अलावा है तो जाहिर सी बात है कितने स्वर हैं, 10, और यहाँ पर कितना स्वर है, केवल एक है। एक के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग कितने स्वरों से हो रहा है दोस्तों, एक के अलावा, अर्थात 10 स्वरों से होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल और केवल क्या करना है दोस्तों, विसर्ग का लोप कर देना है। यह नियम केवल हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण में इसे हम उत्व विसर्ग संधि में शामिल कर लेते हैं दोस्तों। वापस से सुनिए पूरे नियम को। नियम क्या कह रहा है कि यदि
ए के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, यदि ए के साथ विसर्ग लगा हुआ है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि पहला कोई भी शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण जो होगा उसमें ए स्वर जुड़ा हुआ है, उसके साथ में यहाँ विसर्ग जुड़ा हुआ होगा, उसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होगा दोस्तों, विसर्ग जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा, विसर्ग जुड़ा हुआ होगा, और उसका योग इधर ए के अलावा, इस ए के अलावा स्वर होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, ए के अलावा स्वर होंगे। ऐसी स्थिति यदि आपको कहीं मिलती है तो आप कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल विसर्ग का क्या करना है, हमें लोप कर देना है मित्रों। क्या कर देना है, लोप कर देना है। अब एक उदाहरण लेता हूं इसका, बहुत अच्छे से समझना इसको। शब्द दे दिया हमें अतएव, शब्द हमें क्या दे दिया दोस्तों, अतएव दे दिया। क्या शब्द दिया गया है साथियों, अतएव शब्द दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है आप सभी के दिमाग में, जो सवाल, हाँ बिल्कुल सवाल आ चुका, सर हम अतएव ऐसा नहीं पढ़ते, हम तो अतएव ऐसा पढ़ते आए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका सोचना भी सही है और आपके जहन में ये प्रश्न आना लाजमी भी था। क्यों, अतएव शब्द ऐसा ही होता है। मैं फिर कह रहा हूं, यह भी अतएव है और यह भी अतएव है, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। अब ध्यान देना, पेपर में जो प्रश्न पूछने वाला या पेपर सेटर जो है, एग्जामिनर जो है, वह आपकी मनोदशा को जानना चाहता है मित्रों। क्या कि विद्यार्थी को क्या इस दूसरे रूप का भी पता है। हम यह, अगर कोई शब्द हमें सामना करने को मिल रहा है अतएव, तो जैसे ही तय के ऊपर अई की मात्रा दिखी, वृद्धि स्वर दिखा, तो हम कह देंगे कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि है। और यदि इसका संधि विच्छेद पूछे तो इसका संधि विच्छेद होगा अत धन एव। क्या होगा दोस्तों, अत धन एव होगा। वृद्धि संधि में हम पढ़ते हैं क्या कि यदि ए आ के बाद ए ऐ और ओ औ का योग हो, यदि ए और आ के बाद, वृद्धि संधि में हमने पढ़ा है क्या, यदि ए या आ के बाद ए ऐ और ओ औ का योग हो तो क्रमशः ऐ और औ में बदल जाते हैं, ऐ और औ में बदल जाते हैं। इस प्रकार का हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ए के साथ ए जुड़ रहा है दोस्तों, तो बदलाव हो जाएगा ऐ में। अगर ऐसा शब्द आपको दिया जाता है, अतएव मात्रा लगा के लिख दिया जाए, प्रश्न कैसे पूछा जाता है वह चीज स्पष्ट कर रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनना। यदि अतएव शब्द दिया जाता है जिसमें ऊपर वृद्धि स्वर की मात्राएं लगा दी जाएं, अगर आपको संधि पूछी जाए दिए गए शब्द में कौन सी संधि होगी, तो सदैव आपका जवाब वृद्धि ही आना चाहिए। ऐसे प्रश्न का जवाब कौन सा होगा, वृद्धि संधि ही होगा दोस्तों, वृद्धि संधि ही इसका जवाब होगा। यदि इसका संधि विच्छेद हो पूछे तो इसका संधि विच्छेद होगा अत धन एव। क्या होगा दोस्तों, अत धन एव। लेकिन अगर आपको अतएव अलग अलग लिख दिए जाएं, अतएव अलग अलग लिख दिए जाएं, तो आप ऐसी स्थिति में कदापि इस प्रकार के विकल्प को चयन करने की गलती मत कर देना मित्रों। अगर आपने ऐसी स्थिति में, जब आपको अतएव दे दिया जाए और मात्रा लगा के नहीं बल्कि इन्हें तोड़कर लिख दिया जाए, तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। यह केवल और केवल वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। अब इसको हम विसर्ग संधि में कैसे शामिल करते हैं वह सुनिए कि यदि आपको अतएव दिया जाता है जिसमें मात्राएं नहीं लगाई, अतएव दिया जाता है दोस्तों, तो ऐसा शब्द दिखते ही आपके जहन में सबसे पहले संधि का जवाब आना चाहिए मित्रों, विसर्ग। कौन सी संधि का जवाब आना चाहिए, विसर्ग संधि। अब बात आती है इसका विच्छेद क्या होगा, बता रहा हूं। इसका विच्छेद होता है दोस्तों अतः धन एव। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अतः योग एव होता है मित्रों। क्या होता है, अतः एव होता है। अतएव संधि का विच्छेद क्या होता है दोस्तों, अतः धन एव होता है। मुझे क्या चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। क्यों, हम बहुत पहले से जान चुके हैं संधि होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। संधि कहां होती है दोस्तों, संधि कहां होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। संधि कहां होती है, पहले शब्द का आखिरी का वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण योग करते हैं। यहाँ भी मुझे वही तो चाहिए, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहिए मुझे। तो देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालूंगा, तय को जैसे ही स्वर रहित किया तो इसमें जुड़ा हुआ ए बाहर लिखेंगे।
और उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, विसर्ग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे साथियों, विसर्ग जोड़ देंगे। इधर क्या बचा पड़ा है, ए, और उसके बाद में क्या है मित्रों, वे। इस शब्द को एक बार जरा गौर से देखिए। अतएव हमें दिया गया था, संधि पूछी तो विसर्ग, संधि विच्छेद क्या होगा, तो ए का तो ए, तय का तय, हमने क्या लगा लिया है, विसर्ग लगा दिया, क्योंकि हमें पता है तय में ए जुड़ा हुआ है और आगे ए के अलावा स्वर है। ऐसी स्थिति में केवल और केवल हमें क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है दोस्तों। केवल क्या करना है, विसर्ग का लोप। इस स्थिति को एक बार जरा गौर से देखो। यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा स्वर से होता है, ए के साथ यदि विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, केवल और केवल इस विसर्ग का हमें क्या करना है, लोप कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, लोप कर देना है। तो इसका लोप करके बची हुई पंक्ति को लिखेंगे, तो ए और तय आधा हो गया, ए का ए लिख देंगे। विसर्ग का लोप कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और वे आ जाएगा दोस्तों। बस यही समझ की बात है। अब इसके बाद यदि आपने ए और ए को जोड़ करके ऐ या वृद्धि संधि बना दी, तो आपका पूरा शब्द ही डगमगा जाएगा। अब यहाँ आपको संधि नहीं करनी है, जो जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दीजिए। तय में ए जोड़ेंगे तो तय पूरा हो जाएगा, ए का ए आ जाएगा और वे का वे आ जाएगा, अर्थात हमारा अतएव का अतएव लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है दोस्तों। हालांकि मूल व्याकरण में इसको अलग से नहीं गिना, इसे उतु में ही शामिल कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए विसर्ग के साथ किसी भी सहगोष वर्ण का योग होता है तो वहां उत्व विसर्ग संधि होती है, अर्थात पूरे पद को हम ओ बना देते हैं। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ओ नहीं बनाया, इसलिए हमने इस नियम को अलग से निकाल लिया है। क्या कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल हमें क्या करना है, विसर्ग का लोप कर देना है, बाकी वैसा का वैसा ही रख देंगे। और शब्द आपको मैं बता देता हूं, इसी नियम से संबंधित शब्द बता रहा हूं दोस्तों। इधर हम लिखते हैं उन शब्दों को जो इस नियम से संबंध रखते हैं। जैसे शब्द आ जाए पय आदि, शब्द क्या आ जाए दोस्तों, पय आदि। एक आता है पयादि, एक क्या आता है दोस्तों, पयादि। अगर पयादि शब्द दिया जाता है तो दीर्घ संधि करोगे, पय है प्लस आदि, पय प्लस आदि। लेकिन इसका यदि हमें संधि विच्छेद पूछा जाता है मित्रों, क्या कि पय आदि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों पय है प्लस आदि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पय है योग आदि होगा। ऐसे ही और शब्दों की मैं बात करता हूं, जैसे शब्द आ जाए यस इच्छा, यशेच्छा नहीं, यस इच्छा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यस है धन इच्छा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यस है धन इच्छा होगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, यस है धन इच्छा। एक और आता है जैसे तत एव, तत है धन एव, अर्थात तत एव दोस्तों। शब्द आता है तत धन एव बराबर तत एव, तत है धन एव। इसका संधि विच्छेद हो गया तत है योग एव होगा दोस्तों। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तत है प्लस एव होगा। तो इस प्रकार से जो ये शब्द हैं जिनमें मात्राएं जुड़कर दीर्घ संधि की या वृद्धि संधि के उदाहरण बन सकते हैं, उसे हम विसर्ग लगा के विसर्ग संधि में शामिल कर चुके हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा नियम हमें यह बात सिखा रहा है। अब सुनना इसको, क्योंकि ये सैगोस का पहला नियम है। अगर यह नियम समझ में आया तो अब बचे हुए 3 नियम आपको बहुत शीघ्रता से समझ में आ जाएंगे। क्या है नियम, कि यदि ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, यदि ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है, विसर्ग जुड़ा हुआ है, और उसका योग ए के अलावा स्वर से हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या करना है दोस्तों, लोप कर देना है। बाकी बचा हुआ शब्द हूबहू लिख देंगे। यह आपका नियम नंबर 6 है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, ताकि आगे बढ़ सके। स्क्रीनशॉट लिया मित्रों। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। अब अगला नियम क्या है, मैं यहीं से उस चीज को बताना चाहूंगा दोस्तों। अगला हमारा जो नियम आएगा, मैं यहीं से उस नियम पे प्रकाश डाल रहा हूं। अभी हमने जाना है क्या, कि हमें क्या करना है, विसर्ग के साथ सहगोश को जोड़ना है।
थोड़ा सा ध्यान दे, शीघ्रता से इस चीज को समझना है। विसर्ग के साथ हमें सहघोष को जोड़ना है साहब, बिल्कुल जोड़ना है। अब सहघोष को जोड़ने के लिए हमने इनको दो भागों में बांटा है। एक तो ए के साथ विसर्ग जोड़ करके सहघोष को जोड़ रहे हैं। कैसे दो भाग हो गए? देखो, एक तो हमने क्या किया है, ए के साथ विसर्ग को जोड़कर सहघोष से जोड़ा है, और एक ए के अलावा विसर्ग को जोड़ करके सहघोष से जोड़ना चाहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ए के साथ विसर्ग होगा और उसका योग सहघोष से करना है। लेकिन ए के साथ विसर्ग में देखो, सहघोष का सभीकत तो नहीं हुआ ना, भी ए के अलावा स्वरों का किया है, अर्थात 10 का ही किया है। जबकि सहघोष वर्ण कुल होते कितने हैं दोस्तों? 31 होते हैं। अभी 21 वर्ण और बचे हुए हैं। तो अगला हमारा जो नियम होगा वह क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, अगला हमारा नियम क्या होगा कि ए के साथ तो विसर्ग होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर ए जो हमने अभी छोड़ रखा है वही आ जाए, या सहघोष व्यंजन जो छोड़े हैं वो आ जाए। तो अगला हमारा जो नियम होगा वह मैं यहाँ उल्लेखित कर रहा हूं, क्या ए विसर्ग हो और उसका योग ऐसे ही हो जाए, जो ये हमने छोड़ा है वही आ जाए। जैसे क्या होगा, और या फिर किसी सहघोष व्यंजन से हो, या फिर किससे हो दोस्तों? सहघोष व्यंजन से हो। तो क्या बदलाव होगा? अगला हमारा नियम होगा, इस नियम पे हम बात करने वाले हैं। यह नियम यहीं से निकला है। क्यों निकला है सुनिए। अभी हमने जाना है कि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा स्वरों से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप कर देंगे। तो जहन में प्रश्न आता है कि ए के अलावा स्वर होंगे तो आप विसर्ग का लोप कर दोगे, पर ए ही आ जाए तो क्या करोगे? अभी बताता हूं क्या होगा। एक के बाद अब देखो 10 और 11 स्वर जुड़ गए, 10 और 1 कितने स्वर जुड़ चुके? 11। लेकिन अभी व्यंजन भी तो जोड़ने हैं दोस्तों, तो अब व्यंजनों को भी जोड़ लेंगे। ए विसर्ग के साथ सहघोष व्यंजन होंगे तो क्या बदलाव होगा? तो अब हम बात करते हैं अपने नियम नंबर 7 पे। नियम है हमारा 7वें नंबर का। नियम क्या है दोस्तों? लिख रहा हूं कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ऐसे या किसी सघोष व्यंजन से हो जाए। यहां पर वर्ण नहीं लिखूंगा दोस्तों। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, जबकि हम स्वरों को जोड़ चुके हैं। इसमें अगर यहाँ पर इनके इन सभी के स्थान पर यदि स्वर हो, यहाँ पर यदि स्वर होगा, तो ऐसी स्थिति में तो हम क्या करते हैं, विसर्ग का अभी अभी हमने जाना है लोप कर देते हैं। लेकिन यदि नियम क्या कह रहा है, लेकिन यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए या किसी सहघोष वर्ण से होता है, तो ध्यान देना मित्रों, ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर उ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? उ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? उ आदेश हो जाता है। और इधर हमें पता है क्या बचा हुआ है? ए बचा हुआ है। मित्रों, विसर्ग का बना दिया उ और पहले से बचा हुआ है ए। हमें पता है ए और उ जुड़ते हैं तो गुण संधि में क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। अर्थात ए विसर्ग के स्थान पर अंतिम परिणाम के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ओ प्राप्त हो रहा है। कब? जब ए विसर्ग का योग ए या किसी सहघोष व्यंजन से होता है, तो ऐसी स्थिति में ए विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो हम इतनी बड़ी लाइन याद न रख के हम सीधे ही कह देंगे यह वाली बात हम याद क्यों रखें? इसे हम हटाकर भी तो बोल सकते हैं। हमने क्या जाना कि यदि ए विसर्ग के बाद ए या किसी सहघोष व्यंजन का योग हो, तो ऐसी स्थिति में ए और विसर्ग के स्थान पर क्या बनाना है दोस्तों? ऐसी स्थिति में ए और विसर्ग के स्थान पर सीधे ही हम क्या बना लेंगे दोस्तों? ओ बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? ओ बना देंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, यदि यहाँ ए होता है तो इस ए के स्थान पर अवग्रह लिखा जाता है दोस्तों। ए का क्या लिखा जाता है? अवग्रह रूप लिखा जाता है। ये अवग्रह रूप अर्थात एस की तरह साइन और उसके ऊपर सिरो रेखा होती है। अभी मैं उदाहरण देके बताऊंगा दोस्तों यह अवग्रह क्या होता है। एक प्रकार से ए नहीं, ऐसे भी छोटा होता है ये। ए का अवग्रह बनाया जाता है, ऐसे भी छोटा ए होता है ये। इसकी कोई मात्रा भी नहीं होती, इसका कोई संकेत भी नहीं है, यह कोई वर्ण भी नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे भी छोटा रूप स्वरों का, ऐसे भी छोटा रूप, और इसे आप चाहे शब्द में लिखो और चाहे शब्द में मत लिखो, आपका शब्द दोनों ही स्थितियों में शुद्ध माना जाएगा। मैं इस प्रकार का उदाहरण भी दूंगा और मैं इनका भी उदाहरण लूंगा। पहले एक बार नियम को वापस से सुनिए। मैं पूरे नियम को परिभाषा के शब्दों में बोल रहा हूं। ध्यान देना, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नियम क्या है सुनिए।
यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग किसी सैगोस व्यंजन या ए वर्ण से ही हो जाता है। यदि उसका योग सैगोस व्यंजन या ए वर्ण से ही हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ए विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों? ओ आदेश हो जाता है। अब मैं आपके सामने इसके उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, जैसे शब्द आता है हमारे सामने, हमारे सामने मनोयोग, जैसा कि मित्रों आप सभी इस समय पढ़ रहे हो, मनोयोग पूर्वक पढ़ रहे हो दोस्तों। मनोयोग शब्द आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल मनोयोग शब्द आ गया। अब मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों। मन है धन योग। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? मन है धन योग होता है। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों? मन है प्लस योग होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों? मन है प्लस योग होता है। क्या होता है दोस्तों? मन है प्लस योग होता है। अब हमें पता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकालेंगे। देखो, न को जैसे ही स्वर रहित किया तो न में जुड़ा हुआ ए बाहर आ जाएगा और ए के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग जुड़ा हुआ है मित्रों। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यो। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गे लिखा हुआ है। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात आ चुकी है दोस्तों। आपका नियम यही तो लगाना है। नियम क्या कह रहा है कि यदि ए के साथ विसर्ग हो, ए के साथ विसर्ग है, उसका योग ए या ऐसे तो नहीं हो रहा, ए या सैगोस व्यंजन से होता है। सैगोस व्यंजन का हमें पता है। सैगोस व्यंजन कौन कौन से होंगे? वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा। ये रे ले और वे, ये रे ले और वे, और इसके अलावा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, हमें यह वर्ण दिख रहा है। कौन सा वर्ण दिख रहा है? यह वर्ण दिख रहा है, जो कि क्या है? सैगोस। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों? ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों? ए विसर्ग के स्थान पर हम क्या बना लेंगे? ओ बना लेंगे। ऐसी स्थिति में ए विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है दोस्तों? ओ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों? ओ आदेश हो जाता है। बचा हुआ रूप ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। मैं, उसके बाद में लिखा हुआ है न हलंत, ए विसर्ग का ओ बना दिया और आगे लिखा हुआ है दोस्तों यो और के। सबको जोड़िए। देखिए, मैं का तो मैं आएगा, न आधा है, आगे ओ लिखा हुआ है तो न पे ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो नो, और उसके बाद में है यो और के। मैं न में ओ जोड़ा तो नो, योग का योग, अर्थात शब्द हमारा बन गया क्या? मनोयोग। शब्द हमारा क्या बन गया दोस्तों? मनोयोग बन गया। इसी प्रकार के और शब्द आपको बता रहा हूं। जैसे शब्द आता है सरोज। बिल्कुल, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सरह योग जय। सरह योग जय। सरह का मतलब होता है सरोवर, जय का मतलब जन्म लेने वाला। याद आ रहा हो दोस्तों, तो हमने व्यंजन संधि के पहले ही नियम में दो शब्द पढ़े थे। आपको याद मैं दिला देता हूं। आपकी यदि याददाश्त में वो चीज अपडेट नहीं है तो उस पर प्रत्यय स्मरण में जोर डालिए। एक तो शब्द लिखा था अब्ज और एक शब्द लिखा था हमने अब्द। याद आया मित्रों? बिल्कुल, आप तो याद आ रहा है सर। याद आएगा दोस्तों। अगर बार बार ये चीजें आपके अभ्यास में आएंगी तो याद आएगा। मैं बता रहा हूं, व्यंजन संधि जब हमने पढ़ी थी आज के 3-4 कक्षाओं पहले, हमने जब व्यंजन संधि के वीडियो पढ़े उस समय हम जान चुके थे ये चीज क्या, कि जय प्रत्यय और दय प्रत्यय। आपको बता देता हूं, बोर्ड के इस कॉर्नर पे ये दोनों शब्द लिखे थे। तीसरा शब्द इसके साथ ही मैंने लिखा था अबजात। व्यंजन संधि का पहला नियम बता रहा हूं दोस्तों। उसके बाद हम 24 नियम पूरे व्यंजन संधि के पढ़ चुके और यह विसर्ग संधि भी समाप्ति पर आने वाली है। इतनी संधियों से पहले पढ़ी हुई बात भी यदि हमारा दिमाग ऑर्डर कर रहा है तो समझ लेना हम सही दिशा में सीख पा रहे हैं दोस्तों। उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जय प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो इसका मतलब होता है जन्म लेने वाला। जय प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जन्म लेने वाला। और यदि दे प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों देने वाला। क्या होता है दोस्तों? देने वाला। यहाँ पर भी देखो कौन सा प्रत्यय आ रहा है, जय प्रत्यय के रूप में जुड़ रहा है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात सरोवर में जन्म लेने वाला। और सरोवर में जन्म लेने वाला कौन होता है दोस्तों? कमल होता है। क्या होता है? कमल। अर्थात ये सरोज शब्द किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है। इसके अलावा देखिए मनोज,
मन में जन्म लेने वाला, और मन में जन्म लेने वाला बिल्कुल हमें पता है, मन में जन्म लेने वाला कौन था? कामदेव। मन में जन्म लेने वाला कौन होता है? कामदेव। मनोज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? कामदेव का पर्यायवाची है। मन है प्लस रोग बराबर क्या होगा दोस्तों? मनोरोग होगा। क्या होगा दोस्तों? मनोरोग होगा। मन है योग रोग अर्थात मनोरोग होता है मित्रों। और शब्द लिखिए, जैसे आता है तपोबल। तप है योग बल दोस्तों। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तप है प्लस बल होता है। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों? तप है प्लस बल होता है। क्या होता है दोस्तों? तप है प्लस बल होता है। एक बार इसका संधि बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अवग्रह वाले उदाहरण भी आपके सामने रख सकूं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के और नियम बिल्कुल इसी के और नियम देख रहे हैं अभी। जैसे शब्द आ जाए क्या? पयोदय। संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पय है योग दय। शब्द आ जाए जैसे पयोज। पयोज का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पय है प्लस जय। शब्द आता है जैसे नभोमंडल। नभोमंडल, बिल्कुल नभोमंडल। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? नभः योग मंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों? नभः योग मंडल। ये तो जब ए के साथ विसर्ग है और उसका योग सैगोस वर्णों से या सैगोस व्यंजनों से हो रहा है तब होगा। लेकिन यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ऐसे ही हो जाता है तो विसर्ग में अभी मैंने बताया था ए का क्या बनाना है दोस्तों? अवग्रह। और ए विसर्ग का क्या बनाना है? ओ। इस प्रकार के उदाहरण की चर्चा मैं करने वाला हूं। शब्द आता है एक मनोभिलाषा। शब्द क्या आता है दोस्तों? मनोभिलाषा। इसी शब्द को चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा रूप लिख रहा हूं जो अवग्रह सहित है। दोस्तों अगर आपने मनोभिलाषा इस प्रकार से लिखा है, ए का अवग्रह लगा के लिख दिया तो भी आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा। और यदि आपने अवग्रह नहीं लिखवाया, अवग्रह के बिना भी यदि आपने इसको लिख दिया है तो भी आपका शब्द शुद्ध माना जाता है। मैंने अभी अभी कहा था कि ये ऐसे भी छोटा रूप होता है जो स्वरों में कोई संकेतक के रूप में अलग से नहीं गिना जाता, इसकी कोई न अलग से कोई मात्रा मानी जाती है। अर्थात आप इसे शब्द में लिखो या मत लिखो, दोनों ही स्थितियों में शब्द आपका शुद्ध होता है। कहीं ऐसा न हो, हमारे अधिक प्रचलन में है बिना अवग्रह का। हम ज्यादातर कौन सा मनोभिलाषा लिखते हैं जिसमें अवग्रह नहीं आता। यदि आपके सामने अवग्रह लिखा हुआ आ जाए तो आपका दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल हमारा कंफ्यूजन करना उद्देश्य नहीं था। सारे कंफ्यूजनों को सामने लाएंगे, उनका समाधान करेंगे। सभी चिंताओं को निसंकोच आप सामने रखेंगे तो उनका समाधान भी होगा। अब समझ में आ चुका कि यह दोनों किसी भी प्रकार के शब्द में आपको दे दिए जाएं लेकिन विच्छेद एक ही होगा। और विच्छेद क्या होता है दोस्तों? मनोभिलाषा का विच्छेद होता है मन है धन अभिलाषा। इसका क्या विच्छेद होता है दोस्तों? मन है धन अभिलाषा होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं मैं और न को जैसे ही स्वर रहित किया तो ए के साथ हमें क्या प्राप्त हुआ? विसर्ग हुआ। क्योंकि जैसे मैं का तो मैं लिख दिया, उसके बाद न को स्वर रहित किया तो न में जुड़ा हुआ ए स्वर हमें बाहर लिख दिया। इसके बाद विसर्ग लगा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ए प्लस भीलासा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ए और भीलासा लिखा हुआ है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ए के बाद विसर्ग है और उसका योग ए वर्ण से होता है। ए के बाद विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग ए वर्ण से होता है तो ऐसी स्थिति में ए और विसर्ग जो होते हैं इनके स्थान पर तो क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? ओ बना देंगे। और इस ए का क्या बना लेंगे दोस्तों? अवग्रह बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों? अवग्रह बना लेंगे। ए का हमने क्या बना लिया है? अवग्रह बना लिया है। ये बदलाव हमारे जहन में होना चाहिए। ए का तो हमने क्या बना दिया? ओ। और इस ए का हमने क्या बना लिया? अवग्रह। अब इस अवग्रह को आप चाहे शब्द में लिखो और चाहे शब्द में मत लिखो, आपका दोनों ही स्थितियों में शब्द शुद्ध माना जाएगा। तो जोड़ना आरंभ करते हैं। देखिए मैं का तो मैं, उसके बाद में न में क्या जोड़ूंगा दोस्तों? मैं न में क्या जोड़ूंगा? ओ। क्योंकि हमारी अगली पंक्ति क्या बची हुई है? मैं न ओ अवग्रह और उसके बाद में क्या है? भी लासा। सबको जोड़ेंगे। देखियो मैं न में ओ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों? नो।
उसके बाद ये अवग्रह है, अगर चाहे तो लिखे चाहे तो मत लिखे, जैसे नहीं लिखेंगे तो आगे क्या लिख देंगे, भिलासा। अगर अवग्रह को नहीं लिखा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। और यदि आप चाहो कि हम तो अवग्रह को जोड़ेंगे साहब, तो जोड़ के लिख दो, देखो मैं, उसके बाद न में ओ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नो, उसके बाद में क्या आएगा, अवग्रह, और उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, भिलासा। तो मनोभिलाषा दोनों रूपों में आप चाहो जैसे लिखिए, शब्द आपका दोनों ही स्थितियों में शुद्ध माना जाएगा। इस प्रकार के बिल्कुल, हाँ मैं और शब्द आपके सामने लिख देता हूं, इसी प्रकार के दो और शब्द आपके सामने लिख देता हूं, इधर लिख रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल इधर लिख देता हूं आपके लिए, ये शब्द और लिख देता हूं ऐसे। शब्द आता है जैसे यशोभिलाषा, यशोभिलाषा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यश है प्लस अभिलाषा, क्या हो जाएगा, यश है प्लस अभिलाषा। एक शब्द और आता है बहुत अच्छा, प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों प्रथम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम प्लस अध्याय। एक और शब्द आता है जैसे मनोभिलाषी, इन सभी शब्दों में जो काम की बात बता रहा हूं वह क्या है, ध्यान देना दोस्तों, इन सभी शब्दों में मैंने अवग्रह, इन सभी शब्दों में मैंने अवग्रह को शामिल किया है दोस्तों, इन सभी शब्दों में मैंने क्या किया है, अवग्रह को शामिल किया है दोस्तों। लेकिन लेकिन यदि आपको इसमें अवग्रह शामिल नहीं भी करके लिखे, अवग्रह शामिल नहीं भी करके लिखे, तो भी आपको भ्रमित नहीं होना, तो भी आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा। आप चाहो तो इनमें यह अवग्रह लिखो, और आप चाहो तो यह अवग्रह मत लिखो। आप अवग्रह को लिखोगे तो भी आपका शब्द शुद्ध ही होगा, विच्छेद यही आएगा। और यदि आप अवग्रह को नहीं लिखते तो भी आपका शब्द शुद्ध होगा और विच्छेद यही आएगा। मेरा कहने का आशय यही है, क्या जो हमारा मूल नियम था उस मूल नियम पे आ रहे हैं, वापस से सुनिए, कि यदि ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग ए या किसी सहगोश व्यंजन से होता है, तो जो संधि का नियम है वो इधर लग रहा है दोस्तों। संधि का जो नियम है वो प्रथम पद में लग रहा है कि ए विसर्ग के स्थान पर, ए विसर्ग के स्थान पर आपको क्या बना देना है दोस्तों, अवग्रह बना देना है। क्या बना देना है दोस्तों, अवग्रह बना देना है। इसके अलावा ए के स्थान पर, इसके अलावा इस ए के स्थान पर, इसके अलावा इस ए के स्थान पर आपको क्या बनाना है मित्रों, अवग्रह बनाना है। यदि हम अवग्रह नहीं भी लिखे तो भी हमारा शब्द शुद्ध माना जाता है। और अगर आप अवग्रह को नहीं लिखोगे तो ध्यान देना, यहाँ पर इस ए का हम लोप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लोप मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ए को नहीं लिखा तो ये ए कहाँ गया, या तो अवग्रह में लिखो, और नहीं लिखो तो बिना ए के ही लिख दिया, अर्थात ए हमारी नजरों में क्या हो गया, लुप्त हो गया। ए का हमने क्या कर लिया, लोप कर लिया। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम नंबर 7 था, जिसको हमने इन दोनों स्लाइडों में जाना है बहुत अच्छे से। क्या कि यदि ए विसर्ग के साथ ए या कोई सहगोश व्यंजन का योग होता है तो ए विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है तथा ए अवग्रह में बदल जाएगा। बाकी वर्ण ऐसे की बिल्कुल जैसे हैं वैसा का वैसा ही लिख दिए जाएंगे। तो आपके सामने ये दोनों चीजें हैं। यदि इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी लीजिए, और जो अवग्रह वाले रूप हैं, और जो अवग्रह वाले रूप हैं इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ताकि हम आगे वाले नियम पे चर्चा कर सकें। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब यहां तक की बात करने के बाद हम क्या जान चुके हैं दोस्तों, हम क्या जान चुके हैं कि ए के साथ तो विसर्ग है और उसका योग किससे किया हमने, सहगोश से किया। किससे किया, सहगोश से। और इस सहगोश को भी हमने दो तरीकों से जोड़ा। एक बार तो केवल 10 स्वरों को जोड़ा था, उस स्थिति में हमने विसर्ग का लोप किया था। एक बार तो केवल 10 स्वरों को ही जोड़ा था और विसर्ग का लोप कर लिया। और अभी अभी जो हम 7वें नियम में पढ़ चुके हैं, क्या 21 वर्ण, एक तो 20 तो व्यंजन
और एक आपका ए, 21 वर्ण, अर्थात 21 और 10 कुल 31 वर्णों को हम ए विसर्ग के साथ तो जोड़ चुके हैं। ए विसर्ग के साथ 31 वर्णों का योग हो चुका, अभी 10 वर्ण और बचे हुए हैं, इधर 10 स्वर और बचे हुए हैं। तो अगला जो नियम होगा वह होगा क्या? नियम नंबर 8। क्या? ए के अलावा स्वर, एक ही लाइन में सारे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ए के अलावा स्वर, ए के अलावा लिख रहा हूं दोस्तों, तो आप बताएं मुझे जरा कि यहां पर कितने स्वर आ गए। ए के अलावा स्वर अर्थात 10 में से कोई भी हो, ए के अलावा बचे हुए 10 में से कोई सा भी स्वर आए और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ हो? विसर्ग जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो दोस्तों? विसर्ग जुड़ा हुआ हो, और उसका योग किसी सहघोष वर्ण से होता है। उसका योग किसी सहघोष वर्ण से होता है। यहां पर ध्यान देना मित्रों, मैं वर्ण लिख रहा हूं। वर्ण जहां कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो हमारे जहन में एक ही बात आनी चाहिए, क्या? कि अब स्वर और व्यंजन दोनों की चर्चा की जा रही है, दोनों की चर्चा कर रहा हूं। यहां पर सहघोष वर्ण लिख दिया, इसका मतलब कुल 31 में से कोई सा भी हो सकता है। 31 में से कोई सा भी हो सकता है। पूरा नियम ध्यान से सुनना दोस्तों, पूरा नियम ध्यान से सुनना। क्या लिखा है पूरा नियम? कि यदि हमारे पास दिए गए शब्द में ए के अलावा कोई भी स्वर आए, ए के अलावा स्वर हैं, ए के अलावा हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ। इसके अलावा आपके आता है री, फिर आता है कौन सा? ए, एक आता है आई, एक आता है ओ, और एक आता है दोस्तों कौन सा? औ। कुल 11 स्वरों में से एक तो हमने पहले वाले नियम में जोड़ लिया और 10 में यहां लिख चुका हूं। इन 10 में से कोई सा भी स्वर हो, इन 10 में से कोई सा भी स्वर हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इन 10 में से किसी भी स्वर के साथ दोस्तों क्या जुड़ा हुआ हो? विसर्ग लगा हुआ है, और उसका योग किससे हो रहा है? सहघोष वर्ण से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? सहघोष वर्ण से हो रहा है। सहघोष वर्ण का मतलब कितने हैं दोस्तों? 31 हैं। कितने हैं दोस्तों? 31 हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? इस विसर्ग के स्थान पर क्या बना देना है दोस्तों? रे बना देना है। हमारा यही नियम नंबर 8 है। यही तो हमारा नियम नंबर 8 है। क्या? कि यदि ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, यदि ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग सहघोष वर्ण से होता है, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनाना है दोस्तों? रे बना देना है। रेप वर्ण रे बना देना है। रेप वर्ण क्या बना देना है दोस्तों? रे बना देना है। हमें क्या बना देना है? रे वर्ण बना देंगे। क्या बना देंगे? रे वर्ण बना देंगे। और इस रे वर्ण को रेप वर्ण कहा जाता है दोस्तों। संस्कृत में इसे कहा जाता है ऋत्व विसर्ग संधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। एक बार इस नियम का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे चर्चा कर सके। नियम क्या है हमारा? ध्यान से समझना। नियम है क्या? कि यदि ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है, यदि ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ क्या है दोस्तों? विसर्ग है, और उसका योग किसी सहघोष वर्ण से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश होगा दोस्तों? रे वर्ण आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? रे वर्ण आदेश होगा। अब इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। क्या कि उदाहरण क्या कहना चाह रहा है? शब्द जैसे आ जाए निरक्षर, शब्द आ गया हमारे पास दोस्तों, कौन सा? निरक्षर। यहां पर ध्यान देना, 31 में सभी स्वर भी हैं और सहघोष व्यंजन भी हैं। यदि स्वर के रूप में कोई वर्ण होगा तो ये जो रेप वर्ण रे बनाएंगे, इस स्वर की वजह से पूरा हो जाएगा। और यदि सामने 31 वर्णों में व्यंजन के रूप में कोई सहघोष जुड़ेगा तो ये रे आधा होगा, जो रेप में लिखा जाएगा। मैं आपको स्वर और व्यंजन दोनों का उदाहरण बताऊंगा। देखो, जैसे शब्द है हमारे पास कौन सा? निरक्षर। संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों इसका? निह धन अक्षर। निरक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है? निह धन अक्षर होता है मित्रों। क्या होता है? निह धन अक्षर होता है। हम इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ही न को स्वर रहित किया तो न में जुड़ा हुआ लघु ई बाहर आ जाता है। न को जैसे ही स्वर रहित किया तो न में जुड़ी हुई छोटी ई की मात्रा बाहर आ गई। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? विसर्ग। योग किससे हो रहा है? ए और ए के बाद में लिखा हुआ है अक्षर।
यह बात यहां पर ध्यान देना। हमारा नियम यही लग रहा है, ए के अलावा स्वर होना चाहिए, ए के अलावा स्वर है, उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग है, उसका योग सैगोस वर्ण से हो। बताइए मित्र, ए सैगोस होता है क्योंकि सारे स्वर सैगोस होते हैं। ऐसी स्थिति यदि हमें मिल जाती है, ऐसी स्थिति यदि हमें मिल जाती है तो सूत्र के अनुसार, हम क्या करते हैं, सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों रे आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों? रे आदेश हो जाएगा। बाकी वर्ण जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। तो विसर्ग का बना लिया रे और अक्षर के अक्षर को लिख दिया। अब ध्यान देना, विसर्ग के स्थान पर हमने क्या बनाया है दोस्तों? रे बनाया है। सबको जोड़ेंगे तो न में छोटी जोड़ती है तो क्या बना? नी। उसके बाद ध्यान दो, रे आधा है लेकिन ए की वजह से ये रे क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा हो जाएगा। और आगे क्या जुड़ा हुआ है? अक्षर जुड़ा हुआ है। अर्थात निरक्षर से हमें वापस से क्या प्राप्त हुआ? निरक्षर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ध्यान देना। एक दूसरा शब्द आपको और बताता हूं। यह तो है कौन सा? कि जब आपके ए के अलावा स्वर के साथ सैगोस के रूप में स्वर जुड़ता हो तो रे वर्ण पूरा दिखेगा। और यदि व्यंजन जुड़ता है सैगोस के रूप में तो आपका रे वर्ण रेप में लिखा जाएगा आधा। देखो जैसे शब्द आ जाता है निर्जन, शब्द आ जाए मित्रों कौन सा? निर्जन आ जाए, निर्जन। इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? नीह धन जन, नीह धन जन। अब हमें पता है न को जैसे ही स्वर रहित किया तो न में जुड़ा हुआ लघु ई बाहर आएगा। न को जैसे ही स्वर रहित किया तो न में जुड़ी हुई छोटी ई की मात्रा बाहर। इसके बाद क्या लगा हुआ है? विसर्ग। आगे क्या लिखा हुआ है? जय और न। यहां पर नियम लागू हो रहा है मित्रों, ध्यान दीजिए। हमें पता है कि ए के अलावा स्वर हो, ए के अलावा स्वर है, उसके साथ विसर्ग हो, उसके साथ विसर्ग है, उसका योग सैगोस वर्ण से हो। अब ये हमें पता है कि च वर्ग का तीसरा वर्ण है। च वर्ग का कौन सा वर्ण है दोस्तों? तीसरा। अब च वर्ग का तीसरा वर्ण हमें दिया गया है तो सैगोस दिया गया है। और जब हमें पता है कि यदि ए के अलावा किसी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग सैगोस वर्ण से होता है तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या बनाना है दोस्तों? रे बना देना है। क्या बना देना है? रे बना देना है। बाकी पहले का पहले वैसा का वैसा लिख देंगे न, और उसके बाद में छोटी ई है। विसर्ग का रे बना लिया और आगे लिखा हुआ है दोस्तों जन। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? जन लिखा हुआ है। अब न में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नी। अब ये रे वर्ण ध्यान दो, आधा है, इसे स्वर नहीं मिल रहा, आगे व्यंजन है तो ये कहां लिखा जाएगा? रेप में। तो जय वर्ण के रेप में रे को लिख देंगे और न का न लिख देंगे। अर्थात निर्धन जन, अर्थात निर्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा नीह प्लस जन। लेकिन यदि इसमें अब आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए, यदि इसमें क्या पूछा जाए? उपसर्ग पूछ लिया जाए, चाहे निरक्षर पूछे और चाहे निर्जन में पूछे, दोनों ही स्थितियों में दोस्तों अगर आपको उपसर्ग पूछा जाए तो क्या आएगा? सदैव निरुपसर्ग आएगा। कौन सा उपसर्ग आएगा? निरुपसर्ग ही आएगा। यह बात ख्याल रहे। यहां पर आप नीह उपसर्ग मत कर देना दोस्तों, एक विकल्प आपको यह भी देगा। शब्द आ जाए जैसे निरक्षर में उपसर्ग होगा नीह प्लस अक्षर, निर प्लस अक्षर, नी प्लस अक्षर। इस प्रकार के आपको ऑप्शन दे सकता है। जैसे विकल्प इसके मैं बना रहा हूं, विकल्प एक बार देखना कैसे हमें भ्रमित कर सकता है। जैसे शब्द दे दिया प्रश्न, क्या निरक्षर शब्द में उपसर्ग होगा? आपके सामने पहला विकल्प रख दिया निर, उसके बाद में आपके सामने अगला विकल्प रख देगा क्या? नी है। फिर आपके सामने विकल्प रख देगा नी और एक आपके सामने विकल्प रख देगा निर। ऐसी स्थिति ध्यान रखना। तो इसका संधि विच्छेद तो क्या होता है? नी है प्लस अक्षर, लेकिन उपसर्ग में ऐसा कौन सा आएगा? निरुपसर्ग आएगा। कौन सा उपसर्ग आएगा दोस्तों? निरुपसर्ग ही आएगा। यह बात ख्याल रहे। ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब इसी प्रकार के और उदाहरण देखो, इसी प्रकार के और उदाहरण देखो इसी नियम के। जैसे आपके पास शब्द आ जाए दुर्बुद्धि, जैसे शब्द आ गया कौन सा? दुर्बुद्धि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? दु है प्लस बुद्धि। विच्छेद क्या होगा इसका? दु है प्लस बुद्धि। अब यहां भी ध्यान देना, विसर्ग के बाद में पै वर्ग का तीसरा सैगोस मिल रहा है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसीलिए इस विसर्ग का बनने वाला रे रेप में लिखा हुआ है। रे कहां लिखा हुआ है दोस्तों? रेप में लिखा हुआ है। रे वर्ण पूरा कब लिखेंगे? रे वर्ण पूरा कब लिखेंगे? जब आगे स्वर हो। जैसे शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द है निराशा है। अब निराशा का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा निह धन आशा, निह धन आशा। अर्थात
निराशा, विसर्ग का रे बना लिया और रे में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, रा बन जाएगा। और शब्द लिख रहे हैं जैसे निर्धन, शब्द आता है जैसे निर्धन, इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, नी है प्लस धन। क्या होता है दोस्तों, नी है प्लस धन। बहुत ही अच्छा शब्द लिख रहा हूं जो आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है दोस्तों। आशीर्वाद, बहुत बार मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा तो नहीं, यह प्रश्न कम से कम विभिन्न परीक्षाओं में 10 बार पूछा जा चुका है। आशीर्वाद वर्तनीगत शुद्धियों में, शब्द शुद्धि में पूछते हैं आशीर्वाद शब्द को, और इसका जो गलत विकल्प दिया जाता है वह हमें दिया जाता है ऐसे, आशीर्वाद लिखा जाता है, अर्थात इस रेवर्ण रेप को से के दीर्घ ई के ऊपर जोड़ दिया जाता है। ध्यान देना, अब आपको पता लग जाएगा यदि आपको इसका विच्छेद पता है। इसका विच्छेद होता है दोस्तों आशी है प्लस वाद। इसका विच्छेद क्या होता है, आशी प्लस वाद। विसर्ग के बाद में सघोष व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग का रे बनेगा, और हमें पता है रे वर्ण आगे वाले वर्ण के रेप में लिखा जाएगा, अर्थात ये रे वर्ण अगले वर्ण के रेप में आएगा। अब हमें पता चल चुका कि रे कहां आएगा, श के ऊपर या वे के ऊपर। मित्रों ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसी प्रकार का एक शब्द और बता देता हूं, आशीर्वचन। आशी है प्लस क्या होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद वचन। आशी है प्लस वचन, आशी है प्लस वचन होता है दोस्तों। एक और शब्द आता है जैसे ज्योतिर्मय। क्या आता है दोस्तों, ज्योतिर्मय। संधि विच्छेद होगा इसका ज्योति है प्लस मय। ज्योतिर्मय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ज्योतिर्मय। और शब्द आते हैं जैसे पतिरेव। पतिदेव नहीं दोस्तों, पतिरेव बोल रहा हूं, रेव। इसका संधि विच्छेद होगा पति है प्लस एव, पति है प्लस एव, पति है प्लस एव। और शब्द आते हैं जैसे आयुर्वेद। आयुर्वेद का संधि विच्छेद होगा दोस्तों आयु है प्लस वेद, आयु है प्लस वेद। और शब्द की जैसे बात करें, और शब्द की जैसे मैं बात करूं, एक शब्द आता है दोस्तों, आपने कहीं पढ़ा होगा धनुर्धर। धनुर्धर का संधि विच्छेद होता है दोस्तों धनु है प्लस धर, धनुष को धारण करने वाला। हाँ बिल्कुल, धनु है प्लस धर। एक और शब्द पूछा गया था एक परीक्षा में, आविर्भाव। आविर्भाव, इसका संधि विच्छेद में इधर लिख देता हूं दोस्तों। आविर्भाव का संधि विच्छेद होता है आवी है प्लस भाव। तो ये सारे के सारे ये सभी उदाहरण हमारा नियम क्या है मित्रों, नियम है क्या कि यदि ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ में क्या हो, विसर्ग हो। यदि ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो मित्रों, विसर्ग जुड़ा हुआ हो, और उसका योग किसी सैगोस वर्ण से होता है, और उसका योग किसी सैगोस वर्ण से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश होगा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों, रे आदेश हो जाएगा। अब सैगोस वर्ण के रूप में हमें पता है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे है आते हैं, और सभी स्वर भी आते हैं। अगर स्वर के रूप में सैगोस जुड़ेंगे तो रे वर्ण हमारे शब्द में पूरा आएगा। यदि सैगोस वर्ण के रूप में यहाँ स्वर जुड़ेगा तो रे वर्ण शब्द में पूरा लिखा जाएगा। और यदि सैगोस के रूप में व्यंजन होगा, यदि सैगोस के रूप में व्यंजन होगा तो हमारा रे वर्ण जो है वह सदैव कहां लिखा हुआ मिलेगा, रेप वर्ण के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। जिसमें मैंने आपके सामने एक स्वर का उदाहरण भी ले लिया है और एक व्यंजन का उदाहरण भी ले लिया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं अगली वाली स्लाइड का भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे सकूं। इसके और उदाहरणों की हमने बात की क्या, जैसे शब्द आ गया आयुर्वेद, दुर्बुद्धि, बिल्कुल, निराशा, निर्धन, आशीर्वाद, आशीर्वचन, ज्योतिर्मय, पतिरेव, धनुर्धर, बिल्कुल धनुर्धर, आविर्भाव। इस प्रकार के और शब्दों पर भी हम प्रकाश डाल सकते हैं। अब अगला जो नियम आ रहा है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। ध्यान दें, अगला जो नियम आ रहा है, अभी 8वां नियम हमने पढ़ा। अभी 8वां नियम हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, एक बार ध्यान देना। अभी 8वां नियम क्या पढ़ा कि यदि ए के अलावा, यदि क्या ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग और उसका योग सैगोस वर्ण से होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अब मैं इसी में से एक नियम बता रहा हूं, इसी में से आपके सामने एक नियम रख रहा हूं दोस्तों।
वह नियम क्या है सुनना। लघु ई या लघु ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उसका योग रे वर्ण से होता है। इस नियम को गौर से देखिए दोस्तों, ये अभी अभी जो नियम हम पढ़ चुके हैं उसी में से निकला हुआ है। अभी जो नियम पढ़ा है वह क्या पढ़ा है, एक बार मैं उसको लिख रहा हूं। ए के अलावा स्वर, ए के अलावा क्या हो, स्वर हो, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, विसर्ग, और उसका योग किससे होता है, सघोष वर्ण से। नियम नंबर 8 में हमने यही पढ़ा है। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर हम क्या बनाते हैं, रे बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों, रे वर्ण बनाते हैं। एक बार जरा देखो, ए के अलावा स्वर, बताओ ए के अलावा है या नहीं है, ए के अलावा ही है, ए के अलावा ही है। अर्थात ये नियम इसी में से निकला है दोस्तों, यह नियम इसी में से निकल के आया है। ए के अलावा स्वर है, छोटी ई छोटा ऊ ए के अलावा है बिल्कुल, उसके साथ विसर्ग हो, बिल्कुल दोस्तों विसर्ग दे रखा है। उसका योग किससे हो, सघोष वर्ण से। और सघोष वर्ण में हमें पता है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये रे ले वे और है आते हैं व्यंजनों में। ध्यान दो, रे वर्ण सघोष में से लिया है ना हमने, तो हम ये कह सकते हैं ना कि यह नियम तो इसी में से लिख दिया हमने, इसी में से लिख दिया ना। लेकिन इसको अलग से पढ़ने की वजह क्या बनी, इसको अलग से पढ़ने की वजह अब आपके सामने बता रहा हूं। मूल व्याकरण में इस नियम को अलग से नहीं पढ़ा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं अलग से क्यों पढ़ा है हमने। सुनिए, ऐसी स्थिति यदि आ जाती है, ये नियम इसी में से निकला, तो हमें पता है कि पूर्व नियम के अकॉर्डिंग बात करें तो हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर रे बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, रे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये नियम कह रहा है क्या, ए के अलावा स्वर के साथ विसर्ग और उसका योग सघोष से हो तो विसर्ग का रे बनता है। ए के अलावा स्वर है, उसके साथ विसर्ग योग सघोष वर्ण से हो रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बना लिया दोस्तों, रे बना लिया। तो अब ध्यान दो, हमारा नया रूप हमें क्या प्राप्त हुआ है, ई या ऊ, उसके बाद में क्या आ गया, रे वर्ण आ गया, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, रे। यह स्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है दोस्तों, यह स्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है। अब आ जाइए एक बार व्यंजन संधि के उस नियम पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, निरुपसर्ग के बाद यदि रे वर्ण हो, और एक मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, दुरुपसर्ग के बाद में क्या हो, रे वर्ण हो। यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण होता है तो प्रथम रे का हम क्या करते हैं, लोप करते हैं, और ये छोटी ई जो होती है ये किसमें बदल जाएगी, बड़ी ई में, और उसके बाद में क्या आता है, रे आता है। इस पंक्ति को आप इस तरीके से समझो, वापस से समझिए, इस चरण को वापस से समझिए। एक बार इस नियम को मैं यही छोड़ रहा हूं, पहले व्यंजन संधि के इस नियम को समझो। व्यंजन संधि कहना क्या चाह रही थी उस समय, इस नियम को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, न, उसके बाद में न में जुड़ी हुई है कौन सी, हर्स्व ई, उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, रे आधा, और उसके बाद में क्या है, रे पूरा। क्या लिखा हुआ है, रे पूरा। नियम हमने क्या पढ़ा था कि यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण आए, नियम हमने पढ़ा था यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण आए तो प्रथम रे का लोप हो जाता है। तो प्रथम रे का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है, पढ़ा है हमने। और इसके ठीक पहले वाला ई जो होगा वह दीर्घादेश हो जाता है, अर्थात न प्लस बड़ी ई, और उसके बाद में रे बनेगा। यह बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई। ऐसा ही इधर भी देखो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे के बाद लघु ऊ, और उसमें जुड़ा हुआ है आधा रे, और उसके बाद में क्या है दोस्तों, पूरा रे जुड़ा हुआ है। अब हमें पता चल चुका है क्या कि दुरुपसर्ग के बाद में भी रे वर्ण आए तो पहले वाले रे का तो क्या हो जाएगा मित्रों, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप। और जो ये छोटा ऊ है यह भी दीर्घादेश अर्थात बड़े ऊ में बदल जाता है। इधर क्या बचा पड़ा है, दे बड़ा ऊ, और उसके बाद में क्या आएगा, रे वर्ण। यहां तक की स्थिति आप समझना। अब मैं इधर आ रहा हूं, इस नियम में देखिए, इस नियम को हम चाहें तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटी ई के बाद में रे या रे होगा, या छोटे ऊ के बाद में रे या रे होगा। तो मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूं दोस्तों, इसको तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, छोटी ई है, उसके बाद में क्या है दोस्तों, रे वर्ण है, और उसके बाद में फिर से क्या है, रे वर्ण है। एक स्थिति ई या ऊ है तो ई के बाद में ये दोनों रे आ गए, या फिर हो सकता है कि ऊ के बाद में आधा रे हो और फिर पूरा रे हो। जरा गौर करना दोस्तों, इसमें ये दोनों एक जैसे हुए कि नहीं हुए, और ये दोनों एक जैसे स्थितियों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्यों आ रहे हैं, सुनिए, ऋस्व ई के बाद में आधा रहे और उसके बाद में पूरा रहे, ऋस्व ई के बाद में आधा रहे और पूरा रहे,
यहाँ पर देखिए छोटे ऊ के बाद में आधा रहे और पूरा रहे, यहाँ भी क्या है, छोटे ऊ के बाद में आधा रहे और पूरा रहे, अर्थात ये दोनों स्थितियां एक जैसी हो गई। अब ये व्यंजन संधि है और ये विसर्ग संधि है। यही वजह है कि हमें यह नियम अलग से पढ़ना पड़ता है दोस्तों। यही वजह है कि यह नियम हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस रेखा को लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, लोप कर देते हैं, तथा इन दोनों को क्या करते हैं, दीर्घादेश, ई बड़ी हो जाती है और ऊ भी बड़ा हो जाता है। और यही स्थिति हमें चाहिए थी। देखो यही स्थिति हमें चाहिए थी। इस रेखा को हमने क्या किया, लोप किया, इस रेखा को हमने क्या किया, लोप कर दिया, और इससे ठीक पहले वाले दोनों वर्णों को क्या कर दिया, दीर्घादेश कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छोटी ई और छोटे ऊ के साथ विसर्ग होगा और उसका योग रे वर्ण से होता है। तो उसका नियम हमें अलग से बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि हम केवल रे ही नहीं बनाते, इसके ठीक पहले वाले वर्णों को हम दीर्घ भी बनाएंगे।